हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, आज से हम लोग 69th बीपीएससी पीटी एग्जाम 2023 के लिए एक नई शुरुआत कर रहे हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं 69th बीपीएससी पीटी एग्जाम 2023 के लिए एडुटेरिया का जो नया प्रैक्टिस बुक आया हुआ है उसका हम लोग सेट नंबर 1 डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। यहाँ पर आप देखिए, एडुटेरिया बीपीएससी बिहार लोक सेवा आयोग 69वीं प्रारंभिक परीक्षा, इसमें टोटल 12 मॉडल टेस्ट हैं। आज हम लोग टेस्ट नंबर 1 यानी कि सेट नंबर 1 को कवर करेंगे। पूरे 150 प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पूरी डिटेल में। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो फ्रेंड्स प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बगल में बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी 69वीं बीपीएससी पीटी एग्जाम 2023 से संबंधित कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन आज के स्टार्ट करते हैं। पहले प्लीज़ फ्रेंड्स एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए और जब सेशन समाप्त हो जाएगा तो इसे कम से कम एक ग्रुप में ज़रूर ही शेयर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया कि आज इस सेशन में हम लोग एडुटेरिया 69th बीपीएससी पीटी एग्ज़ाम 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को हम लोग कवर करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं एडुटेरिया 69th बीपीएससी प्रैक्टिस सेट, इसमें टोटल 12 सेट है। आज हमारा सेट नंबर 1 है। थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूं फ्रेंड्स ताकि प्रश्न जो है आपको और स्पष्ट रूप से दिखाई दे। फटाफट एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए, प्लीज़ सभी लोग लाइक कर देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन का पहला प्रश्न है कि कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित करने वाली पहली महिला कौन थी। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। थोड़ा सा सोच समझ करके आंसर लगाइएगा, प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। अगर आप आंसर जानते हैं पहले से तो आंसर कमेंट बॉक्स में दे करके बताते चलेंगे और इस सेट को पूरा लगाइए और आप सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करके बताइएगा। देखिए, कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित करने वाली पहली महिला जो थी ये कादम्बिनी गांगुली थी। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, प्रश्न पूछा गया संबोधित करने वाली पहली महिला, न कि कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली महिला पूछा गया, इसलिए बहुत लोग जल्दीबाजी में एनी बेसेंट पर टिक लगा देंगे। तो ध्यानपूर्वक प्रश्न को पढ़िएगा। कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित करने वाली पहली महिला जो थी ये कादम्बिनी गांगुली थी। यह भारत की पहली महिला स्नातक और पहली महिला फिजिशियन थी। कादम्बिनी गांगुली पहली दक्षिण एशियाई महिला थी जिन्होंने यूरोपियन मेडिसिन से प्रशिक्षण प्राप्त किया था। इनका जन्म भागलपुर बिहार में हुआ था। इन सारे पॉइंट्स को फ्रेंड्स आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि मैजिक लालटेन व्याख्यान, अंग्रेजी में देखिए मैजिक लालटेन लेक्चर, तमिलनाडु में जनता के बीच निम्नलिखित में से किस घटना के दौरान राजनीतिक चेतना उत्पन्न करने का एक लोकप्रिय तरीका था। सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे। जो लोग आंसर जानते हैं आंसर कमेंट में देकर के बताते चलेंगे और पूरा सेट लगाएंगे और अपना अपना स्कोर कमेंट करके बताइएगा। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्वदेशी आंदोलन। देखिए, स्वदेशी आंदोलन के दौरान तिरुनेलवेली, यहाँ मैं लिखता हूँ तिरुनेलवेली, ठीक है। स्वदेशी आंदोलन के दौरान तिरुनेलवेली तमिलनाडु में वी ओ चिदम्बरम पिल्लई, सुब्रमण्यम शिवा और कुछ वकीलों ने स्वदेशी संगम का गठन किया जिसने स्थानीय जनता को प्रेरित किया। इन समितियों ने मैजिक लालटेन लेक्चर के माध्यम से जनता के बीच राजनीतिक चेतना उत्पन्न किया था। तो ये स्वदेशी आंदोलन हो जाएगा। अच्छा, एक मैजिक लालटेन का जो लेक्चर आयोजित किया गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार के मुजफ्फरपुर जिला में भी आयोजित किया गया था। इससे भी आप निश्चित रूप से याद रखेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन काकोरी षड्यंत्र मामले में सरकारी वकील था। अच्छा, काकोरी षड्यंत्र आपको याद है, इसका नया नाम अब काकोरी ट्रेन एक्शन रख दिया गया है। 9 अगस्त 1925 को, याद रखेंगे फ्रेंड्स, 9 अगस्त 1925 को जब रेलगाड़ी से सरकारी खजाना सहारनपुर से लखनऊ की ओर जा रहा था तो इसे काकोरी नामक स्टेशन पर लूट लिया गया था। इसे ही काकोरी कांड या काकोरी ट्रेन एक्शन कहा गया है। सरकारी खजाना लूटने का विचार रामप्रसाद बिस्मिल जी का था। इसमें रामप्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह एवं अशफाक उल्ला खां को दिसंबर 1927 में फांसी दी गई थी और सचिंद्र सन्याल को आजीवन कारावास की सज़ा मिली थी। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। काकोरी षड्यंत्र मामले में सरकारी वकील जो थे ये पंडित जगत नारायण मुल्ला थे।
तो यहाँ पर देखिएगा JN मुल्ला, पंडित जगत नारायण मुल्ला, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बंगाल का विभाजन विरोधी आंदोलन कब शुरू हुआ था, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए ब्रिटिश सरकार के दौरान जो है 1905 में बंगाल विभाजन का घोषणा हुआ था, लॉर्ड कर्जन ने किया था। ठीक है, देखिए लॉर्ड कर्जन ने 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा किया था और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन जो है औपचारिक रूप से लागू हुआ था। देखिए 7 अगस्त 1905 को कोलकाता के टाउन हॉल में एक ऐतिहासिक बैठक हुई थी और इसी में स्वदेशी आंदोलन को शुरू करने का निर्णय लिया गया था। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 7 अगस्त 1905। इससे पहले मैंने आपको दृष्टि आईएएस का 69th बीपीएससी के लिए दृष्टि आईएएस का 5 टेस्ट कवर कराया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ एडुटेरिया का जो नया बिहार स्पेशल का बुक आया हुआ है उसका भी सेट चलाया जा रहा है। 7 सेट तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, आगे ये अब कंटिन्यू कर दिया जाएगा। तो अगर आपने नहीं देखा है तो सभी वीडियोज़ को देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। गांधी जी के पहले के आंदोलनों के संबंध में निम्नलिखित घटनाओं का सही कालानुक्रमिक क्रम को व्यवस्थित। तो देखिए यहाँ से जो है कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करना है। तो प्रथम सविनय अवज्ञा जो था ये 1917 का चंपारण सत्याग्रह था गांधी जी का। उसके बाद अगर हम बात करें तो उसके बाद आपका हो जाएगा पहली भूख हड़ताल, अहमदाबाद सत्याग्रह, आपको याद है ना, 11 मार्च 1918 को यह गांधी जी का पहला भूख हड़ताल था। उसके बाद पहली सामूहिक हड़ताल था इनका, कौन था, तो रॉलेट सत्याग्रह। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो खेड़ा सत्याग्रह था जो कि 1918 में हुआ था। क्लियर है। तो अगर हम क्रम से बात करें तो ये पहला हो जाएगा, मतलब 2 नंबर, फिर 4 नंबर, और फिर खेड़ा सत्याग्रह जो हुआ था ये 1918 में हुआ था। तो 2, 4, 3 और फिर 1 होना चाहिए था, जो कि ऑप्शन में देखिए 2, 4, 1, 3, 1 कहीं नहीं दिया गया है। तो इसीलिए मेरे ख्याल से उपरोक्त में से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले प्रस्तावित किया कि स्वराज को पूर्ण स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित किया जाना चाहिए। सबसे पहले किसने प्रस्तावित किया था यह आपसे पूछा जा रहा है। तो मौलाना हसरत मोहानी ने अहमदाबाद अधिवेशन 1921 में प्रस्तावित किया कि स्वराज को सभी विदेशी नियंत्रण से मुक्त पूर्ण स्वतंत्रता के रूप में प्रस्तावित किया जाना चाहिए और इसे कांग्रेस का लक्ष्य भी माना जाना चाहिए। तो याद रखिएगा हसरत मोहानी हो जाएगा, ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। हालांकि बाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अन्य लोगों की तुलना में सबसे अधिक पूर्ण स्वराज की अवधारणा को लोकप्रिय बनाया था। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वतंत्रता को कांग्रेस का उद्देश्य भी घोषित किया गया था, लेकिन सबसे पहले हसरत मोहानी ने जो है यह प्रस्तावित किया कि स्वराज को पूर्ण स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित किया जाना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 कर लेंगे। देखिए निम्नलिखित में से किसने 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए मौलिक अधिकारों पर प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया था। अच्छा, ये 1931 का जो कराची अधिवेशन था इसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया था, लेकिन इस पर मौलिक अधिकारों पर प्रस्ताव का मसौदा जो है यह तैयार किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी ने कांग्रेस से अपने इस्तीफे की घोषणा कब की थी। गांधी जी ने कांग्रेस से अपने इस्तीफे की घोषणा जो है कुछ वैचारिक मतभेदों के कारण कब किया था, तो 1934 में किया था। 1934 ध्यान रखिएगा। चलिए, और 1924 का जो बेलगाम अधिवेशन था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, इसकी अध्यक्षता गांधी जी ने किया था। तो 34 और 24 इस तरह से रिलेट करके याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा क्रिप्स मिशन का मुख्य प्रस्ताव नहीं था। अच्छा, क्रिप्स मिशन जो है ये भारत कब आया था, तो क्रिप्स मिशन 1942 में भारत आया था। उस समय वायसराय कौन था, तो लॉर्ड लिनलिथगो था। लॉर्ड लिनलिथगो उस समय वायसराय था। और क्रिप्स मिशन के सदस्य कौन थे, तो कौन थे फ्रेंड्स, याद रखेंगे, स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैंथिक लॉरेंस और AB अलेक्जेंडर। क्लियर है। पूछा गया है कि मुख्य प्रस्ताव जो है क्रिप्स मिशन का नहीं था, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता, ये क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव नहीं था। बाकी B, C ये दोनों क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव में था। ठीक है। चलिए
क्वेश्चन नंबर 10 कर लेंगे कि निम्नलिखित में से किस वर्ष बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार का गठन किया गया था। तो बंगाल की मिदनापुर जिले में जातीय सरकार का गठन जो है यह 1942 में किया गया था, 1942 में किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित का मिलान करिए और नीचे दिए गए सही विकल्प का चयन करिए। मिलान करेंगे एक एक करके। चलिए यहाँ पर देखेंगे, मिलान करेंगे। संघ शक्ति समिति तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, हाउस कमेटी सीतारमैया, मौलिक अधिकार उप समिति तो इसके अध्यक्ष कौन थे, तो जेबी कृपलानी, और अल्पसंख्यक उप समिति के एच.सी. मुखर्जी। तो ये बिल्कुल क्रम से दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, बंगाल के अंतिम स्वतंत्र नवाब कौन थे। बंगाल के अंतिम स्वतंत्र नवाब पूछा गया है, तो अंतिम स्वतंत्र नवाब जो है यह सिराजुद्दौला को माना जाता है। और वैसे अगर पूछेगा कि बंगाल का अंतिम नवाब कौन था, तो मंसूर अली खां था, मंसूर अली खां था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संधि ने प्रथम आंग्ल सिख युद्ध को समाप्त किया था। अच्छा, पहला आंग्ल सिख युद्ध जो है ये हुआ था कब, तो 1845-46 में। ठीक है, और ये किस संधि के तहत समाप्त हुआ था, तो ये लाहौर की संधि के तहत, लाहौर हो जाएगा। दूसरा आंग्ल सिख युद्ध हुआ था 1849 में। तो याद रखिएगा, दूसरा आंग्ल सिख युद्ध जो है ये 1849 में हुआ था और इसमें सिखों की हार हुई थी और लॉर्ड डलहौजी ने संपूर्ण पंजाब का अंग्रेजी साम्राज्य में विलय कर लिया था। ठीक है, तो ये लाहौर की संधि याद रखेंगे। देखिए, भारत में थियोसॉफी की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की शुरुआत जो है यह एनी बेसेंट ने किया था। एनी बेसेंट राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए, मद्रास के अड्यार में इसका मुख्यालय स्थापित किया गया था, आपको याद भी होगा। वैसे अगर बात करें तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने किया था, तो मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल अल्काट ने किया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई। आसान प्रश्न है, 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित समाचार पत्रों को उनकी भाषा के साथ सुमेलित करना है। देखिए, अल हिलाल जो था ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद द्वारा स्थापित उर्दू भाषा की एक साप्ताहिक अखबार था। ठीक है, तो ये उर्दू हो जाएगा। केसरी जो था ये मराठी भाषा का समाचार पत्र था, लोकमान्य तिलक जी द्वारा शुरू किया गया था, तो ये मराठी हो जाएगा। उसके बाद देखिए, स्वदेश मित्रम यह एक तमिल भाषा का समाचार पत्र था और इसकी शुरुआत जो है किसने किया था, जी सुब्रमण्यम अय्यर ने किया था, तो ये तमिल हो जाएगा। और समाचार दर्पण बंगाली हो जाएगा। ठीक है, तो क्रम आपका 2, 1, 4, 3 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, सही कालानुक्रम चुनना है, तो सही क्रम आपको बताना है यहाँ पर। तो देखिए, अभिनव भारत की स्थापना, सबसे पहले मैं आंसर बता देता हूँ आपको। अभिनव भारत की स्थापना 1904 में विनायक दामोदर सावरकर ने किया था। उसके बाद देखिए, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, इसकी स्थापना जो है 1907 में कैलिफोर्निया यूएसए में किसने किया था, तारकनाथ दास के द्वारा किया गया था। भारत नौजवान सभा की स्थापना जो है ये लाहौर में 1926 में भगत सिंह ने किया था। और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1928 में किया गया था। तो ये वाला क्रम जो है सही दिया गया है। ठीक है, एकमात्र हड़प्पा शहर जिसमें मुख्य सड़क पर प्रवेश द्वार वाले घर हैं, मुख्य सड़क पर, तो एकमात्र जो है ये लोथल है। एकमात्र कौन सा है, लोथल है। वैसे हड़प्पा सभ्यता के जो द्वार थे ये पीछे की तरफ खुलते थे, लेकिन मुख्य सड़क पर प्रवेश द्वार वाले घर लोथल में है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यह हड़प्पा सभ्यता का पतन नगर है, लोथल गुजरात में है, भोगवा नदी के तट पर है। उसके बाद देखिए, प्रारंभिक वैदिक युग के बारे में गलत कथन का चयन करना है। गलत कथन इसमें से आपको बताना है। चलिए बताइएगा। तो समाज पितृसत्तात्मक था, ये गलत नहीं है, बिल्कुल सही दिया गया है। महिलाओं को बहुत सम्मानजनक स्थिति प्राप्त थी और वे प्रत्येक धार्मिक समारोह में भाग लेती थी, ये भी सही दिया गया है। ऋग्वेद में विनाश और गुलामी का अस्तित्व का उल्लेख है, ये भी जो है सही दिया गया है। तो मेरे ख्याल से इसमें से कोई भी उत्तर गलत नहीं है, इसीलिए उपरोक्त में से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ई करेक्ट आंसर हो जाएगा।
चलिए अगला प्रश्न है 20 नंबर। फ्रेंड्स एक बार प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए पढ़िएगा कि निम्नलिखित का मिलान करें और नीचे दिए गए सही विकल्प का चयन करें। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। देखिए विनय पिटक, तो विनय पिटक में क्या है, तो विनय पिटक में अनुशासन के नियम है। अच्छा 3 पिटक है, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक। तीनों पिटकों की भाषा जो है ये पाली भाषा है, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए विनय पिटक जो होगा ये आपका हो जाएगा अनुशासन के नियम। सुत्त पिटक जो होगा ये बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। अभिधम पिटक जो है ये आपका बौद्ध धर्म का दर्शन है। महावंश और दीपवंश जो है यह आपका हो जाएगा श्रीलंका के बारे में जानकारी मिलती है। और जातक जो है इसमें बुद्ध के जन्म के जो संकलन है इसका वर्णन किया गया है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बी, ठीक है। उसके बाद ई, फिर आपका तीसरा का देख लीजिए सी, चौथा का देख लीजिए डी और पांचवा का देख लीजिए ए, ठीक है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित का मिलान करें और नीचे दिए गए सही विकल्प का चयन करें। वल्लभाचार बताएंगे, वल्लभाचार, तो फ्रेंड्स ये आपका हो जाएगा पुष्टि मार्ग, ठीक है, पुष्टि मार्ग, क्लियर है। उसके बाद रामानुज, रामानुज तो ये आपका हो जाएगा विशिष्ट अद्वैत्व, ठीक है। माधवाचार्य, तो माधवाचार्य का क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा द्वैतवाद। और शंकराचार्य का हो जाएगा आपका अद्वैतवाद, ठीक है। तो विकल्प इसका डी, उसके बाद ए, बी और सी कहाँ पर दिया गया है, तो देखिए ऑप्शन बी में दिया गया, डी, ए, बी और सी। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में अशोक को बुद्ध शाक्य कहा गया है, अशोक को बुद्ध शाक्य कहा गया है, ये मस्की अभिलेख में, ठीक है, मस्की करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि कलिंग के राजा खारवेल का संबंध जो था ये किस वंश से था, तो ये चेदी वंश से था। उसके बाद देखिए हर्षवर्धन के प्रशासन के बारे में गलत कथन का चयन करें। गलत कथन का इसमें से चयन करना है। तो देखिए सती प्रथा प्रचलित नहीं थी, बिल्कुल उस समय भी सती प्रथा प्रचलित थी, ठीक है। और हर्ष जो था, हर्षवर्धन की बात की जा रही है, यह हर 5 साल में जो है प्रयाग में एक धार्मिक समारोह का आयोजन करता था। इसी के समय हेन त्सांग भारत आया था, याद रखिएगा राजधानी कनौज थी। तो कौन सा जो है गलत कथन दिया गया है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाबर केवल भाग्य का सिपाही था न कि साम्राज्यों का संस्थापक। बाबर के बारे में किस लेखक ने यह लिखा है, तो यह लेनपुल ने लिखा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है कि मनसबदारी व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। मनसबदारी व्यवस्था में कौन सा कथन जो है असत्य गलत दिया गया है, चलिए बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे कि यह व्यवस्था के सैन्य व्यवस्था का आधार नहीं माना गया था। बिल्कुल यह सैन्य व्यवस्था का आधार माना गया था, यहाँ नहीं दिया गया, इसलिए यही वाला जो है गलत दिया गया है। मनसबदारी प्रथा जो है मुगलों ने ये मंगोलों से लिया था, ठीक है। याद रखें कि केवल 3 जो है यह असत्य है इसमें से। शिवाजी की भू राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन जो है यहाँ पर सत्य दिया गया है, चलिए बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स अगर हम बात करें तो शिवाजी ने अपने शासनकाल में रैयतवाड़ी व्यवस्था को अपनाया था, ठीक है। भू राजस्व की लगान पूर्व में कुल उपज का 33% थी, जो बाद में बढ़ा करके 40% कर दी गई थी। तो ये भी सही है, ये भी सही है। भूमि की नपाई रस्सी के स्थान काठी या जरीब से किया जाता था, ये भी सही है। तो एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। विजयनगर प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कौन थी। विजयनगर का जो प्रशासन था उसमें सबसे बड़ी इकाई प्रांत थी, सबसे बड़ी इकाई प्रांत थी, फिर कोटम था, कोटम या फिर इसको और एक नाम से जाना जाता था वलनाडु, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद आपका था नाडु, फिर सबसे छोटी जो थी ये उर थी, तो यहाँ पर देखिए उर दिया गया है। सबसे बड़ी पूछेगा तो प्रांत, उसके बाद कोटम या वलनाडु, फिर नाडु और फिर उर, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से किस इतिहासकार के द्वारा महमूद गजनवी के भारत आक्रमणों को जिहाद माना गया है, तो ये माना है उत्तबी ने, उत्तबी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि खिलजी वंश के दौरान बाजार नियंत्रण के लिए नियुक्त अधिकारियों में बाजार निरीक्षक किसे कहा जाता था।
अच्छा, ये बाजार नियंत्रण प्रणाली जो है ये अलाउद्दीन खिलजी ने जो है लागू किया था। और दीवान रियासत जो था ये बाजार पर नियंत्रण करता था। दीवान रियासत बाजार पर नियंत्रण करता था। शहनाए मंडी जो था यह बाजार अधीक्षक था। और यहाँ पर देखेंगे बरीद ए मंडी जो था यह बाजार निरीक्षक था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख गैस शनि ग्रह पर पाई जाती है। तो शनि ग्रह पर जो है गैस जो पाई जाती है ये हाइड्रोजन और हीलियम है। तो हाइड्रोजन है और हीलियम है, तो एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और शनि का सबसे बड़ा उपग्रह जो है इसका नाम क्या है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह जो है यह टाइटन है। कौन सा है? टाइटन है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आग्नेय चट्टान के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। आग्नेय चट्टान की बात करें तो आग्नेय चट्टान में गलत कथन है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिएगा, जीवाश्म पाए जाते हैं, ये गलत है। आग्नेय चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, आग्नेय चट्टान का निर्माण ज्वालामुखी के उद्गम, मैग्मा और लावा के जमने से बनती है। आग्नेय चट्टान का कुछ एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, जैसे कि याद रखेंगे ग्रेनाइट, ग्रेबो बड़ा पूछा जाता है, ग्रेनाइट, ग्रेबो और बेसाल्ट ये आग्नेय चट्टान के उदाहरण हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 करके बाद 33 है यहाँ से, कि निम्नलिखित किस भूकंप तरंग को प्राथमिक तरंग कहते हैं। तो इसमें प्राथमिक तरंग पी तरंग ये आपका द्वितीयक तरंग है, और एल को सतही तरंग कहा जाता है। ये जो एल तरंग है, सतही तरंग या धरातलीय तरंग, ये सबसे ज़्यादा विनाशकारी होती है। ये भी प्रश्न बनता है, ध्यान रखेंगे। चले, अफ्रीका महाद्वीप के एटलस पर्वत का विस्तार निम्न में से किन क्षेत्रों तक देखा जा सकता है। देखिए, एटलस पर्वत जो है यह अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है, और यह अफ्रीका की एक सबसे महत्वपूर्ण पर्वत है। एटलस पर्वत श्रृंखला 2500 किलोमीटर तक फैली हुई है, और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है इसका नाम माउंट टुकबुल है। यहाँ मैं लिखता हूँ माउंट, इस तरह से अंग्रेजी में इसको लिखा जाता है टुबकल, TOUBKL, माउंट टुबकल। ठीक है, या टोबकल जब भी पढ़िए ध्यान रखेंगे। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीसिया में इसका विस्तार है, और ये अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी पश्चिमी भाग में है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। विषुवत रेखा को 2 बार जो काटती है यह नदी जो है यह कौन सी नदी है। तो यह नदी जायरे नदी या कांगो नदी है। कांगो नदी या फिर जायरे नदी, इसी को जायरे भी कहा जाता है, जायरे नदी। तो ऑप्शन में नहीं है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं। अच्छा, मकर रेखा को 2 बार काटती है, एक नदी जो है मकर रेखा को 2 बार काटती है, तो यह नदी कौन सी है। तो यह लिम्पोपो नदी है, मकर रेखा को 2 बार काटती है। और भारत की एक माही नदी है, माही नदी, जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो इन सारे पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से किस महासागर में सबसे चौड़ी महाद्वीपीय मग्न तट स्थित है। महाद्वीपीय मग्न तट वैसी समुद्री तट जो समुद्र के जल में डूबे महाद्वीपीय किनारों के रूप में देखे जाते हैं, वैसे क्षेत्रों को महाद्वीपीय मग्न तट कहा जाता है। ठीक है, राइट आंसर इसका आर्कटिक महासागर हो जाएगा। देखिए, निम्नलिखित कथन पर विचार करें और सही आंसर का चयन करना है। यहाँ पर कौन सा कथन सत्य है इसमें से। तो विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर बहने वाली धारा को गर्म जलधारा कहा जाता है, सही है। उसके बाद ध्रुवों से विषुवत की ओर प्रवाहित होने वाली धारा को ठंडी जलधारा कहा जाता है, सही है। लेब्राडोर जलधारा अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है, गलत है। लेब्राडोर जो है ये अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। ठीक है, तो सही कथन 1 और 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायुदाब में अचानक कमी आना किसका सूचक माना जाता है। वायुदाब में अचानक कमी आ जाना यह सूचक माना जाता है किसका, बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। तो तूफान आने का, ये पहले से भी आपको पता है। ठीक है, चलिए, जब वायुदाब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो वर्षा होने का सूचक होता है। ठीक है, और धीरे धीरे जब बढ़ता है तो मौसम साफ और सुहाना होने का सूचक होता है। भारत के किस राज्य में म्यांमार की सीमा नहीं लगती है, किस राज्य से। अच्छा, म्यांमार जो है ये भारत से सुदूर पूर्व में सीमा साझा करता है, सुदूर पूर्व में। ठीक है, याद रखिएगा। और अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम इससे सीमा साझा करता है। इसमें सिर्फ अगर मिजोरम आप ऐड कर देंगे तो ये चारों के साथ सीमा साझा करता है। तो प्रश्न पूछा गया नहीं लगती है, तो इनमें से राइट आंसर कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, बताइए।
तो देखिए यहाँ पर त्रिवेणी नहर सोन नदी से निकलती है, ये गलत ही दिया गया है। आपको पता है त्रिवेणी जो है क्या गंडक नदी से निकलती है, ठीक है। पश्चिम चंपारण जिला में त्रिवेणी नामक स्थान पर जो है यह निकलती है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने बहुउद्देशीय परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। ट्रांस हिमालय की भौतिक संरचनाओं को पूर्व से पश्चिम दिशा में क्रम से सजाना है, पूर्व से पश्चिम। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? पूर्व से पश्चिम में सजाना है। तो ये आपका सबसे पहले हो जाएगा जास्कर, उसके बाद पीर पंजाल, उसके बाद आपका गिलगित और फिर उलर झील, ठीक है। तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 3, 1, 2 और 4, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि कोको स्ट्रेट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो देखिए कोको स्ट्रेट जो है यह उत्तरी अंडमान में स्थित है, उत्तरी अंडमान में है, जो कि अंडमान को म्यांमार के कोको द्वीप समूह से अलग करता है। तो उत्तरी अंडमान ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए कोई नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा। लाल और पीली मृदा में निम्नलिखित में से किस जैव पदार्थ की कमी पाई जाती है? तो लाल और पीली मृदा में नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी पाई जाती है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, 1 से अधिक। 2011 की जनगणना के आधार पर भारत में जनजातीय जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो ये 8.6% है। और 2011 की जनगणना के अनुसार भील जो है, भील यह भारत की सबसे बड़ा आदिवासी समूह है। चिरांद निम्नलिखित में से किस प्राचीन सभ्यता से संबंधित है? तो चिरांद जो है ये बिहार के सारण जिले में है और यह जो है संबंधित नवपाषाण काल से, ठीक है। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध अशोक स्तंभ उनके शिलालेखों को साम्राज्य के विभिन्न हिस्सों में खड़ा किया गया था। मौर्य महल के निर्माण के बारे में किस स्तंभ पर शिलालेख है? तो ये लौरिया अरेराज स्तंभ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। लौरिया अरेराज स्तंभ पर शिलालेख के विशेष रूप से मौर्य महल के निर्माण का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है, और ये पूर्वी चंपारण जिला में है बिहार के। देखिए लौरिया जो है ये पश्चिम चंपारण में आता है और अरेराज पूर्वी चंपारण में आता है। निम्नलिखित में से कौन पटना के प्रथम अंग्रेज मजिस्ट्रेट थे? तो ये चार्ल्स ग्रैंड थे, ऑप्शन ए राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। 49 नंबर करिए। देखिए 49 नंबर है कि बिहार में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो 1906-7 में बिहार में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना बाबा ठाकुरदास ने किया था। तो इनमें से कोई नहीं, राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत के शासक इल्तुतमिश ने बिहार पर कब आक्रमण किया? तो देखिए इल्तुतमिश ने 1210 ईस्वी में जो है बिहार पर कब्जा कर लिया और बाद में उसने 1225 में बंगाल पर भी कब्जा कर लिया था। और ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, 1225 में जो है, याद रखिएगा 1225 में जो है इल्तुतमिश ने बिहार शरीफ और बाढ़ पर अधिकार कर लिया था। चलिए अगला प्रश्न है कि किस राजवंश के दौरान बिहार राज्य का नाम बिहार रखा गया था? तो ये किस राजवंश के दौरान रखा गया था? तो फ्रेंड्स यह तुर्की राजवंश के दौरान, ठीक है। बिहार शब्द की उत्पत्ति विहार से हुई है, जिसका अर्थ बौद्ध भिक्षुओं का विश्राम गृह होता है, विहार, ठीक है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, ठीक है। देखिए बिहार की भूगर्भीय संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और यहाँ से सही कथन आपको चुन करके बताना है। तो देखिए धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण प्री कैम्बियन युग से हुआ है, सही है। तृतीयक शैलों का विस्तार चंपारण जिला में है, सही है। विंध्यन क्रम की चट्टानों का विस्तार बिहार में नहीं है, ये गलत है। विंध्यन क्रम की चट्टान जो है इसका विस्तार बिहार में भी है, इसलिए ये गलत दिया गया है। चौथा भी सही दिया गया है, ठीक है। तो 1, 2 और 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1, 2 और 4, ठीक है। चलिए बिहार का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला, तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पूछेगा तो शिवहर का होता, न्यूनतम कैमूर का है, ठीक है। चलिए बिहार की जनगणना 2011 के अनुसार 2001 से 2011 के बीच साक्षरता वृद्धि दर पूछा गया है, 2001 और 2011 के बीच में, यानी कि दशकीय पूछा जा रहा है। 2001 में 47% थी और 2011 में ये बढ़ करके कितना हो गया? तो 61.8% साक्षरता दर। तो वृद्धि कितना हो गया है? तो 47, 14, 61, यानी कि आपका राइट आंसर 14.8% हो जाएगा। क्लियर? चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार केंद्रीय विधान परिषद में बिहार के सदस्यों की संख्या कितने निर्धारित की गई थी। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत केंद्रीय विधान परिषद में बिहार के लिए 8 सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई थी। राइट आंसर इसका 8 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार में कहाँ समानांतर सरकार गठित किया गया था। तो एक गठित किया गया था कहाँ पर, तो उत्तरी भागलपुर में सियाराम सिंह के नेतृत्व में। उत्तरी भागलपुर में सियाराम सिंह के नेतृत्व में, सियाराम सिंह के नेतृत्व में। और ध्यान रखेंगे सुल्तानपुर में भी ये समानांतर सरकार गठित किया गया था, सुल्तानपुर में जगलाल चौधरी के नेतृत्व में, जगलाल चौधरी के नेतृत्व में। और उत्तरी भागलपुर में सियाराम सिंह के नेतृत्व में। तो एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए। पटना में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष किया गया था। तो पटना में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का आयोजन 1929 में किया गया था, 1929 में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि वर्ष 1946 में मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही के दौरान किसने कहा था कि हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उसके मंत्रिमंडल को मुस्लिम लीग के नेताओं के हिंसक और असभ्य आंदोलनों के सामने असुरक्षित छोड़ देंगे। यह कथन किसका है। तो यह सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का है। अगला प्रश्न है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब की गई थी। तो आपको भलीभांति याद होगा, बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना जो है यह जुलाई 1931 में हुई थी, जुलाई 1931 में। ठीक है, बाद में इसकी विधिवत स्थापना हुई थी बिहार सोशलिस्ट पार्टी की आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में, और जयप्रकाश नारायण इसके महासचिव बने थे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। तो बिहार पब्लिक ग्रेवियंस रेड्रेसल कमीशन जो है यह पारित कब किया गया था। तो यह पारित किया गया था 2016 में, 2016 में। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए दाब का एसआई मात्रक। तो दाब का एसआई मात्रक, अच्छा दाब बराबर होता क्या है। तो फोर्स अपॉन एरिया होता है। फोर्स का क्या होता है, न्यूटन होता है, और एरिया का मीटर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर देखिएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दिया गया है, तो ऑप्शन सी भी होगा। और इसको हम लोग पास्कल भी कहते हैं, तो ऑप्शन बी भी राइट आंसर है। इसलिए उपरोक्त में से एक से अधिक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माप के साथ उपकरण का मिलान करें। अच्छा, उपकरण का मिलान करना है तो देखिए इंटरफेरोमीटर से क्या मापा जाता है। इंटरफेरोमीटर से तो यह मापा जाता है समतल ध्रुवीकृत प्रकाश का घूर्णन। ठीक है, पोटेंशियोमीटर से क्या मापा जाता है, तो विद्युत विभवांतर। कैलोरीमीटर से क्या मापा जाता है, तो विशिष्ट ऊष्मा क्षमता। और रूलर से क्या मापा जाता है, तो लंबाई मापा जाता है। ठीक है, तो ये क्रम ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अदिश राशि नहीं है। अदिश राशि नहीं पूछा गया है, बताइएगा। अदिश राशि नहीं है तो देखिए इसमें से देखिए दूरी, समय, ये अदिश राशि है। लेकिन बल जो है ये एक सदिश राशि है, क्योंकि इसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है। ठीक है, 64 नंबर देख लीजिए आप। देखिए प्रश्न है 64 नंबर कि भार और द्रव्यमान में क्या अंतर है। भार और द्रव्यमान में क्या अंतर है। तो देखिए भार वह बल है जिसके साथ गुरुत्वाकर्षण किसी वस्तु पर कार्य करता है, जबकि द्रव्यमान किसी वस्तु में पदार्थ की मात्रा है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई वस्तु कुछ रंगों के प्रकाश को अवशोषित करती है और दूसरे को परावर्तित करती है। तो यह जो प्रक्रिया है, यह जो घटना है, यह परावर्तन है। क्या है, यह परावर्तन है। और इसी के कारण किसी वस्तु का रंग जो हम देखते हैं वह उस रंग का जो प्रकाश है उससे परावर्तित करता है। तो यह परावर्तन हो जाएगा। उस घटना का क्या नाम है जिसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, यह प्रकीर्णन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है सेल्सियस को केल्विन में बदलने का सूत्र। तो सेल्सियस को जब केल्विन में बदलेंगे तो सेल्सियस में 273 जोड़ देते हैं। तो सेल्सियस में 273.15 हम लोग जोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थर्मामीटर और थर्मोस्टेट में क्या अंतर है। थर्मामीटर और थर्मोस्टेट में क्या अंतर है। थर्मामीटर तापमान को नापता है, जबकि थर्मोस्टेट जो है यह तापमान को क्या करता है, नियंत्रित करता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा।
अशुद्धियों की उपस्थिति किसी पदार्थ के गलनांक को कैसे प्रभावित करती है? अशुद्धि की उपस्थिति से पदार्थ का गलनांक जो होता है या क्या होता है तो घट जाता है। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस तरंग के प्रसार के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है? तो फ्रेंड्स यह किसके लिए होती है? तो यह आपका हो जाएगा ध्वनि तरंग। ध्वनि तरंग हमेशा जो है इसके लिए माध्यम की आवश्यकता होती है इसके गमन के लिए। निर्वात में ध्वनि गमन नहीं करती है, आपको पता है ना कि निर्वात में कोई भी माध्यम नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे 71 नंबर के, निम्नलिखित में से कौन आवृत्ति बढ़ने और तरंग दर घटने के संदर्भ में सही है? आवृत्ति बढ़ रहा है जबकि तरंग दर क्या हो रहा है, घट रहा है। तो ये जो है रेडियो तरंग, उसके बाद माइक्रोवेव, दृश्य प्रकाश, परावैंगनी विकिरण और गामा किरण। इसमें रेडियो तरंग बढ़ रहा है, मतलब इसका अधिक है, और तरंग दर क्या हो रहा है, घट रहा है। ठीक है, चलिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? तत्व के परमाणुओं की द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो सकती है। द्रव्यमान संख्या बिल्कुल जो है यह भिन्न भिन्न हो सकती है। सभी तत्व के परमाणुओं की न्यूट्रॉनों की संख्या हमेशा समान होती है। भाई ये गलत दिया गया है। ठीक है, तो यही ऑप्शन नंबर बी जो है यह कथन गलत है। सभी तत्व के परमाणुओं में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। तो देखिए प्रोटॉन की संख्या जो होती है ना, यह क्या होती है, एक ही प्रकार के तत्वों में। ठीक है, एक ही प्रकार के तत्व में जिसमें समान संख्या में प्रोटॉन होते हैं लेकिन न्यूट्रॉन संख्या भिन्न भिन्न होती है, ये एक ही प्रकार के बात की जा रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि आधुनिक आवर्त सारणी में किसी वर्ग में ऊपर से नीचे, अच्छा यहाँ पर देखिए ऊपर से नीचे, इस तरह से ऊपर से नीचे परमाणु त्रिज्या का मान क्या होगा? तो ऊपर से नीचे आने पर परमाणु त्रिज्या जो है ये बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन उदासीन प्रकृति का कण है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें से आपको पता है ना कि यह न्यूट्रॉन है, तो केवल 3 राइट आंसर हो जाएगा, कोई भी चार्ज नहीं इस पर। निम्नलिखित में से किस अधातु में धात्विक चमक पाई जाती है? तो यह अधातु होते हुए भी धात्विक चमक है, इसमें आयोडीन है। सामान्य शरीर में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये ऑक्सीजन हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा, फिर कार्बन, फिर हाइड्रोजन। ठीक है, ये 3 क्रम याद रखेंगे, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्बन डेटिंग द्वारा निम्नलिखित में से किसकी आयु का निर्धारण किया जाता है? तो ये जीवाश्म का, कार्बन डेटिंग के द्वारा जीवाश्म का आयु निर्धारण किया जाता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा जो है तत्व नहीं है? ये बीपीएससी के द्वारा पूछ लिया गया प्रश्न है। घटना चक्र मैंने कवर कराया हुआ है बीपीएससी का। ठीक है, नया वाला घटना चक्र, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जरूर देख लीजिएगा। पूरा साइंस करा दिया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मॉडर्न हिस्ट्री, मेडाइवल, ये सब मैंने कवर कराया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं पूछा गया इसमें से, बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए सही सुमेलित जो नहीं है, यहाँ पर देखिए सबसे हल्की धातु सोडियम है, सबसे हल्की धातु सोडियम है, ये गलत दिया गया है। सबसे हल्की धातु लिथियम है। ठीक है, सबसे हल्की धातु क्या है? तो लिथियम है। ठीक है, चलिए सबसे भारी धातु ओस्मियम सही दिया गया है। नाइट्रिक अम्ल का उपयोग निम्न में से किस कार्य के लिए उपयोगी है? नाइट्रिक अम्ल का उपयोग जो है यह किस कार्य के लिए? तो नाइट्रिक अम्ल का उपयोग जो होता है यह आपका बताएंगे, सारे के सारे कथन सही दिया गया है इसमें से। सोना के शुद्ध करने में भी, सोना और सिल्वर को, डायनामाइट के निर्माण में और उर्वरक के निर्माण में, तो 1 से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए डायनामाइट विस्फोटक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन एवं हीलियम गैसों के बीच निम्नलिखित अंतरों पर विचार करें। हाइड्रोजन और हीलियम के बीच में, चलिए बताइए। देखिए हीलियम एक अज्वलनशील गैस है जबकि हाइड्रोजन गैस एक अत्यधिक ज्वलनशील गैस है। बिल्कुल यही वाला जो है सही दिया गया, तो केवल एक जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हीलियम हाइड्रोजन गैस से हल्की होती है, हीलियम हाइड्रोजन से दुगुनी भारी होती है, हल्की नहीं होती है, तो ये गलत हो जाएगा। हीलियम और हाइड्रोजन भूमिगत रेडियोधर्मी तत्वों के से उत्सर्जित होते हैं, ये भी गलत है। ठीक है, हाइड्रोजन पृथ्वी पर सबसे प्रचुर मात्रा में विद्यमान है और हीलियम एक निष्क्रिय गैस है, यह रंगहीन, गंधहीन और नॉन टॉक्सिक गैस होता है, तो केवल एक इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए जल तथा चौक के मिश्रण को निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा पृथक किया जाता है? तो चौक पाउडर को अवसादन,
निस्यंदन और निस्तारण, इन तीनों विधियों से अलग किया जाता है। तो एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए जनसंख्या में आनुवांशिक भिन्नता का अंतिम स्रोत क्या है? तो यह म्यूटेशन है, उत्परिवर्तन है। देखिए प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की साइटोप्लाज्मिक झिल्ली किससे बनी होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए बताइएगा। ये बनी होती है फॉस्फोलिपिड्स की। ठीक है, 85 नंबर देखिए, मांसपेशियों के संकुचन और विश्राम के लिए कौन सा खनिज महत्वपूर्ण है? तो यह खनिज जो है यह कैल्शियम है। ठीक है, कैल्शियम हो जाएगा इसका आंसर। किस जगत में ऐसे जीव शामिल हैं जो स्वपोषी और बहुकोशिकीय होते हैं? तो स्वपोषी भी होते हैं और बहुकोशिकीय, यानी कि यह पादप जगत है। हमारे शरीर में थाइमस ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? थाइमस ग्रंथि जो है यह छाती में होती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऊपरी छाती दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व आमतौर पर पशु खाद्य में पाया जाता है और इसका उपयोग प्राकृतिक उर्वरक के रूप में किया जाता है? तो यह पाया जाता है आपका नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन का भी इस्तेमाल उर्वरक के रूप में भी होता है, ये भी आप जानते हैं। और ये पशु के जो खाद्य है उसमें भी पाया जाता है। डीएनए में कितने नाइट्रोजनी क्षार यानी कि नाइट्रोजनस बेस पाए जाते हैं? तो डीएनए में 4 नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं। ये 4 क्षार कौन कौन से हैं? तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, देखिए नाम याद रखेंगे। एडेनाइन, ठीक है, एक एडेनाइन हो गया, दूसरा थाइमिन हो गया, तीसरा साइटोसिन हो गया, साइटो ये टॉ है, साइटोसिन हो गया, और चौथा गुआनिन हो गया। गुआनिन या गुआनाइन कहिए, ये चारों याद रखेंगे, 4 राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? तो खुला परिसंचरण तंत्र जो है ये ऑर्थोप्रोडा में पाया जाता है। ठीक है, चलिए केकड़ा, ये सब केकड़ा मकड़ी ये ऑर्थोप्रोडा में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन चंद्रयान 3 के मिशन के निदेशक हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये है एस मोहना कुमार। ठीक है, एस मोहना कुमार, ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, बड़ा ही महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि आईआईटी दिल्ली का पहला कैंपस किन देश में स्थापित होने जा रहा है? किस देश में? तो ये यूएई में अबू धाबी में स्थापित होगा। कहाँ पर? यूएई में अबू धाबी में स्थापित होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वेदांत, यहाँ पर देखिए वेदांत फॉक्सकॉन ने भारत की पहली सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले विनिर्माण सुविधा स्थापित करने की घोषणा किस राज्य में किया है? तो यह किया है कहाँ पर? तो ये गुजरात में किया है। गुजरात राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 कर लेंगे। देखिए 94 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने 2022-23 सत्र के लिए रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है? 2022-23 के लिए यह जीता है किसने? सौराष्ट्र ने। सौराष्ट्र ने पश्चिम बंगाल को हरा करके यह खिताब जीता है। ठीक है, चलिए ये सौराष्ट्र हो जाएगा। अगला प्रश्न का अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2023 का विषय क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च के दिन मनाया जाता है। इसका विषय जो है डिजिटल लैंगिक समानता के लिए नवाचार और प्रौद्योगिकी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहली बार अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस का आयोजित कब किया गया था? तो यह आयोजित कब किया गया था? तो ये 30 मार्च के दिन आयोजित किया गया था। ठीक है, 30 मार्च राइट आंसर हो जाएगा। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ किया था? तो फ्रेंड्स इन्होंने ये किया था मैसूर में, प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में हुई थी। ठीक है, तो 50 वर्ष पूरा हो गया था। 9 अप्रैल 2023 को इन्होंने यह स्टार्ट किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विंबलडन पुरुष टेनिस 2023 किसने जीता है? बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कार्लोस अल्कराज ने जीता है। और महिलाओं में अगर बात करें तो मार्केटा वोंद्रोसोवा ने जीता है। मार्केटा वोंद्रोसोवा ने जीता है। ठीक है, कार्लोस अल्कराज याद रखेंगे। ये कहाँ के हैं कार्लोस अल्कराज? तो ये स्पेन के हैं। ठीक है, कार्लोस अल्कराज कहाँ के हैं? याद रखेंगे कार्लोस अल्कराज, तो कार्लोस अल्कराज जो है ये स्पेन के हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज पर्व महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? चलिए बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर इसका क्या होगा फ्रेंड्स? राइट आंसर इसका उड़ीसा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन भारत में अनुसूचित वाणिज्यिक हवाई परिवहन सेवाओं को संचालित करने के लिए
अनापत्ति प्रमाण पत्र एनओसी प्राप्त करने वाली पूर्वोत्तर भारत की पहली एयरलाइंस है। तो यह एयरलाइंस कौन सी है? तो यह एयरलाइंस जेटविंग्स एयरवेज है। जेटविंग्स एयरवेज, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति या संस्था ने गांधी शांति पुरस्कार 2021 जीता है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पता भी आपको, गीता प्रेस। चलिए 102 नंबर है कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? तो देखिए फ्रेंड्स, यह जो है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स वर्ल्ड इकोनॉमिक रिफॉर्म के द्वारा जारी किया जाता है और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, और इसमें 127वें नंबर पर भारत है। ठीक है, 127वें नंबर पर भारत है। पहले स्थान पर आइसलैंड है, पहले स्थान पर आइसलैंड है। ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है। अगला प्रश्न है कि अंग्रेजी वर्ग में साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो ये दिया गया है किसको? अनिरुद्ध कनिसेट्टी को, अनिरुद्ध कनिसेट्टी को। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि किस संस्थान ने क्लाउड सीडिंग के लिए सफलतापूर्वक परीक्षण उड़ान आयोजित की थी? तो ये किस संस्थान ने किया था? तो आईआईटी कानपुर ने किया था, आईआईटी कानपुर ने किया था। ठीक है, क्लाउड सीडिंग में संभावना बढ़ाने के उद्देश्य से विभिन्न रासायनिक एजेंटों जैसे कि सिल्वर आयोडाइड, सूखी बर्फ यानी कि जिसको कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहा जाता है, सामान्य नमक और अन्य तत्वों का उपयोग शामिल है। एक्सरसाइज रणविजय हाल ही में आयोजित किया गया था, किसके द्वारा? तो ये रणविजय जो है यह वायुसेना के द्वारा आयोजित किया गया था। ठीक है, वायुसेना के द्वारा। बिहार के किस जिले में सबसे लंबा डबल डेक फ्लाईओवर बनाया गया है? तो सबसे लंबा डबल डेक फ्लाईओवर छपरा में बनाया गया है, सारण राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में हस्ताक्षरित अटलांटिक घोषणा किन दो देशों के बीच हुई है? अटलांटिक घोषणा यह अमेरिका और ब्रिटेन के बीच में हुई है, यानी कि यूएसए और यूके के बीच में, यूएसए और यूके के बीच में। हाल ही में यहाँ पर लिखता हूँ ICMR, ठीक है, ICMR द्वारा मधुमेह और गैर संचारी रोग पर किए गए शोध अनुसार भारत में कितने लोगों को मधुमेह होने की अनुमान है? तो यह 101 मिलियन, 101 मिलियन, यह आंकड़ा याद रखेंगे। भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज का नाम क्या है जिसे चेन्नई से हरी झंडी दिखा करके रवाना किया गया? तो इसका नाम क्या है? MV एक्सप्रेस है, MV एम्प्रेस है। ठीक है, एम्प्रेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि हाल ही में नरेंद्र मोदी जी ने सिविल सेवकों के लिए पहले राष्ट्रीय प्रशिक्षण कॉन्क्लेव को एकीकृत कहाँ किया है? तो इन्होंने किया है प्रगति मैदान नई दिल्ली में किया। तो राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी। 111 नंबर प्रश्न है हमारा कि जून में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने किस देश का दौरा किया जो किसी भारतीय राष्ट्रपति की पहली यात्रा थी? तो इन्होंने सर्बिया की किया है। सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड है, याद रखिएगा, सर्बिया राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के नए CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये किया गया अमित अग्रवाल को। ठीक है, अमित अग्रवाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेनिस में अधिकतम ग्रैंड स्लैम खिताब किसने जीता है? तो ये नोवाक जोकोविच ने जीता है, 23 ग्रैंड स्लैम खिताब इन्होंने जीता है। ठीक है, चलिए नोवाक जोकोविच हो जाएगा, सर्बिया के हैं। लॉस एंजल्स चिड़ियाघर और भारत के वन्यजीव ट्रस्ट ने किस प्रजाति के संरक्षण के लिए बिहार सरकार के साथ साझेदारी किया है? तो ये क्या है? घड़ियाल के लिए। ठीक है, घड़ियाल के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस बैंक ने बचत बैंक खाताधारकों के लिए मेरा खाता मेरा नाम लॉन्च किया है? तो ये किया है इंडियन ओवरसीज बैंक ने। अगला प्रश्न कि स्मार्ट सिटी मिशन का कार्यकाल कब तक बढ़ा दिया गया है? तो स्मार्ट सिटी मिशन 2015 में स्टार्ट हुआ था, लॉन्च हुआ था, और इसको जून 2024 तक जो है बढ़ा दिया गया है। ठीक है, इसके तहत जो है बिहार में कौन कौन सी जगह? भागलपुर, मुजफ्फरपुर, बिहार शरीफ और पटना है, याद रखेंगे स्मार्ट सिटी में। 4, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में एक नए कमल के आकार का हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? तो ये शिवमोगा में किया है, कर्नाटक में, शिवमोगा में, शिवमोगा कर्नाटक, याद रखेंगे। ठीक है, देखिए सीवेज को साफ करने के लिए
वेडिकुट नामक रोबोटिक सफाई कर्मी लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये पहला राज्य जो है यह केरल है। केरल के त्रिशूर जिले में रोबोटिक सफाई उपकरण लॉन्च किया गया। ठीक है, चलिए, और इसका नाम क्या है? इसका नाम बैंडिकूट है। इसका नाम क्या है? बैंडिकूट है। इसका नाम बैंडिकूट यहाँ पर दिया भी गया है, तो ये केरल हो जाएगा। चलिए, भारत का 100% पहला 100% डाईमिथाइल ईथर ईंधन वाला ट्रैक्टर किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो फ्रेंड्स, यह विकसित किया गया है आईआईटी कानपुर के द्वारा। ठीक है, ट्रैक्टर क्या करता है? काम करता है, तो इसलिए आईआईटी कानपुर आप इस तरह से रिलेट करके याद रखेंगे। तरीका मैं आपको बता दे रहा हूँ। चलिए, हाल ही में जारी बाघ जनगणना 2022 के अनुसार भारत में वर्तमान बाघों की आबादी कितनी है? तो देखिए फ्रेंड्स, आबादी जो है यह कितनी है? तो करेक्ट आंसर इसका कितना हो जाएगा? तो देखिए, यह संख्या जो है 3167 है। क्लियर है? लेकिन अभी जुलाई में जो हुआ था 2013 में, यह संख्या जुलाई में बढ़ करके अब कितना हो गया है? 3682 हो गया है। ठीक है, जुलाई वाला जो है 2023 वाला, इसमें अब ये बढ़कर कितना हो गया है? 2011 में इतना था। ठीक है, दोनों ध्यान रखेंगे। चलिए, निम्नलिखित में से किसे संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था? सिंपल सा क्वेश्चन है, बी.एन. राव को, बी.एन. राव को किया गया था। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन प्रावधानों को कनाडा के संविधान से लिया गया है? तो कनाडा के संविधान से क्या क्या लिया गया है? तो संघीय व्यवस्था लिया गया है और अवशिष्ट शक्तियां केंद्र की लिया गया है। तो 2 और इसका 4 राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन नंबर 23 है, 123। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को नहीं प्राप्त है परंतु भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? तो यह अधिकार जो है इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो अल्पसंख्यकों के लिए अधिकार, यह भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। ठीक है, मौलिक अधिकार है, ध्यान रखिएगा। बाकी जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण और कानून के समक्ष समता, ये विदेशियों को यानी कि गैर नागरिकों को भी प्राप्ट है। निम्नलिखित कथन पर विचार कि यहाँ से आपको बताना है कि कौन सा कथन गलत है। भारत में वोट करने का अधिकार एक कानूनी अधिकार है, बिल्कुल सही है। 61वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1986, नहीं 1986 नहीं, ये 1989 में हुआ था। इसके द्वारा मतदान की जो आयु सीमा है इसको 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया था। ये वाला गलत दिया गया है, इसीलिए इसमें से राइट आंसर जो हो जाएगा, कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शन 2 हो जाएगा, केवल 2। मौलिक अधिकार एवं राज्य के निदेशक तत्वों के विषय में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन जो है इसमें से सही दिया गया है, बताएंगे। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? देखिए, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर दिया जाएगा। मैथ का सॉल्यूशन थोड़ी देर में आपको मैं टेलीग्राम पर दे दूंगा। ठीक है, टेलीग्राम से जुड़िए, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वे एक दूसरे के पूरक है। ऑप्शन ए जो है यहाँ पर जो है पूछा गया है, सही है। मौलिक अधिकार और नीति निदेशक तत्व। संसद का व्यय का लेखा जोखा निम्नलिखित में से कौन देता है? तो व्यय का लेखा जोखा जो है यह देता है कौन? नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। वर्तमान में गिरीश चंद्र मुर्मू भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं। देखिए, वर्ष 1971 में केंद्र राज्य संबंध पर राजमन्नार कमेटी का गठन किस राज्य में किया गया था? तो ये कहाँ पर किया गया था? तमिलनाडु में किया गया था 1969 में। ठीक है, डॉक्टर पी.वी. राजमन्नार की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया था और 1971 में इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। निम्नलिखित में से अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? अंतर्राज्यीय परिषद का गठन जो है अनुच्छेद 263 के अनुसार राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, 1990 में जो है अंतर्राज्यीय परिषद का गठन हुआ था। प्रधानमंत्री जो होता है इसका अध्यक्ष होता है। निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में 74वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू हुआ था? तो ये हुआ था किसके समय में? पी.वी. नरसिम्हा राव के समय में। 74वां जो है यह संबंधित किससे है? तो नगर निगम से है। ठीक है, चलिए, अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन मुद्रा के अवमूल्यन का सबसे संभावित प्रभाव होगा? तो फ्रेंड्स, ये आपका हो जाएगा निर्यात में वृद्धि। ठीक है, निर्यात में वृद्धि हो जाएगा करेक्ट आंसर। वह दर जिस पर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक रिजर्व बैंक से रातों रात धन की अतिरिक्त राशि उधार लेते हैं, वो क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है सीमांत अस्थायी सुविधा दर। ठीक है, याद रखिएगा। कौन सा कार्य आरबीआई से संबंधित नहीं है? आरबीआई से संबंधित नहीं है, तो यहाँ पर आप देखेंगे मुद्रित नोट जारी करना, मुद्रित नोट जारी करना, ध्यान रखेंगे।
आरबीआई से संबंधित नहीं है। बाकी ऋण नियंत्रण, जनता का पैसा उधार लेना, अंतिम उपाय के रूप में वाणिज्यिक बैंकों को धन उधार देना, आरबीआई से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। बैंक नोट जारी करता है मुद्रित भारत को आत्मनिर्भर एवं स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने का प्राथमिक लक्ष्य किस पंचवर्षीय योजना का था? बताइए। यह तीसरी पंचवर्षीय योजना का था। तीसरी पंचवर्षीय योजना, ध्यान रखेंगे 1961 से लेकर के 1966 तक जो है तीसरी पंचवर्षीय योजना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बजट 2023-24 के अनुसार नई व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में स्लैबों की संख्या, जो स्लैब है, टैक्स स्लैब है, 6 से घटा करके कितनी कर दी गई है? तो फ्रेंड्स ये घटा करके 5 कर दी गई है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए रेलवे का पूंजीगत परिव्यय कितना रखा गया है? तो ये रखा गया है 2.4 लाख करोड़ रुपया। ठीक है, पर्यटन से संबंधित किसकी चर्चा केंद्रीय बजट 2023-24 में की गई है? तो फ्रेंड्स यह की गई है किसकी? तो देखिए, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए देखो अपना देश पहल, देखो अपना देश पहल, स्वदेश दर्शन योजना और वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, इन तीनों की चर्चा की गई। तो एक से अधिक राइट आंसर हो जाएगा। जल जीवन मिशन के लिए वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कितने करोड़ का बजटीय प्रावधान है? जल जीवन मिशन के लिए बताइए, वीवीआई लगाइएगा। तो राइट आंसर इसका कितना हो जाएगा? ये आपका 70,000 करोड़ रुपया हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 के लिए आर्थिक वृद्धि दर कितने अनुमानित की गई है? तो यह अनुमानित की गई है 6 से लेकर के 6.8% तक। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि वित्त वर्ष 2021-22 में कृषि और संबद्ध क्षेत्र में कुल कितने प्रतिशत वृद्धि देखी गई? तो यह वृद्धि देखी गई है 3% तक। ठीक है, चलिए आखिरी क्वेश्चन है, मैथ का सॉल्यूशन मैं आपको पीडीएफ में दे दूंगा। टेलीग्राम से जुड़ी 141 से लेकर के 150 तक में मैथ के प्रश्न हैं। फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसको शेयर कर दीजिएगा। 10,457 किलोमीटर वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान कुल कितने किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग सड़कों का निर्माण किया